साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा भटकती है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कहानी का होस्ट आप सबके लिए एक और भूतिया और डरावनी कहानी लेकर हाजिर हूं। आज की कहानी एक भूतिया और श्रापित घर की है, जहां उस घर की एक औरत ने उसी घर में आत्महत्या कर लिया था, जिसके कारण वह घर श्रापित हो गया था। उस घर में जो भी रहने आता किसी न किसी कारण से मारा जाता, जिसके कारण वह घर वीरान और सुनसान हो गया था। उस औरत की आत्मा उस घर में भटक रही थी। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। रोहन वर्मा का पिछले हफ्ते ही चंद्रपुर गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था, जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। रोहन वर्मा का 9 साल का बेटा बिट्टू और 8 साल की बेटी नीतू पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद नीतू ने सुनैना से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? रोहन की बीबी सुनैना भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनैना ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत नहीं होता है। अंकल तो कहानी सुना रहे थे। रोहन ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वह आपको बता दी। अब आगे आपकी मर्जी। शाम का समय हो गया था। सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। रोहन ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। रोहन ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। रोहन ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए। शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता। रोहन ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। रोहन और सुनैना दोनों ने एक एक बैग उठा लिया। फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थी। उसके बाल उलझे से थे। चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही ये बात सुनी, वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वो जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता। तुम सब मरोगे। लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ। अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राज सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहाँ से, भाग। कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। आप घर में चलिए। राज सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राज सिंह ही उस घर की देखभाल रखता था और वह माली का भी काम करता था। राज सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था। धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राज सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। राज सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राज सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला, वैसे ही फर्र से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राज सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब, आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राज सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राज सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई,
मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आ गए। राज सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाने लगे। खाते खाते रोहन ने राज सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राज सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो राज सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। रोहन ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। रोहन ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना। जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राज सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनैना ने रोहन से पूछा, नीतू कहाँ है? रोहन ने देखा कि नीतू उनके बीच नहीं थी। रोहन ने इधर उधर देखा पर नीतू इनके बीच नहीं थी। रोहन ने घबराकर सुनैना से पूछा, कहाँ गई नीतू? अभी तो यहीं थी। रोहन और सुनैना नीतू को चारों तरफ ढूंढने लगे लेकिन नीतू उन्हें कहीं नहीं मिली। वे दोनों आवाज लगाने लगे, नीतू, 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 कहाँ हो? कहाँ हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। रोहन घबरा गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह बहुत परेशान हो गया। उधर सुनैना का दिल धड़कने लगा। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतू को कुछ हो गया हो। आखिरकार वह गई तो कहां गई? उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से रोहन उसको डांटने भी लगा। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी उसका क्या? तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तभी तो वह नहीं मिल रही है। एक तो सुनैना पहले से ही परेशान थी, ऊपर से रोहन की इन बातों से और परेशान हो गई। वह रोने लगी। अब रोहन चुप हो गया। उसने सुनैना को सॉरी बोला। वह चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर नीतू को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रोहन और सुनैना उसके पास धीरे धीरे गए। रोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि नीतू उस अलमारी में बैठी थी और वह रो रही थी। रोहन ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ बेटी? तुम अलमारी में कैसे पहुंची? नीतू कुछ नहीं बोली। वह बहुत घबराई हुई थी। रोहन और सुनैना भी काफी घबरा गए थे। उन्होंने नीतू से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। इसलिए वे नीतू और बिट्टू को सुलाने के लिए कमरे में ले गए।